विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता चंद्र गहना से लौटती बेर। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिवादी कवि हैं, लेकिन इनकी कविताओं में प्रकृति चेतना भी दिखलाई पड़ती है। प्रकृति का सुंदर और यथार्थ चित्रण इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से किया है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या आप कभी किसी खेत में गए हैं? जो गांव में रहते हैं वे खेत में अवश्य गए होंगे, लेकिन जो शहरों में रहते हैं, कंक्रीट के जंगलों में रहते हैं, वे कभी खेत में नहीं गए होंगे। लेकिन आप आते जाते सड़क के किनारे फैले खेतों को आपने देखा होगा। खेतों में उगी फसलों को भी आपने निहारा होगा। लेकिन जो गांव में गए हैं और किसी खेत में गए हैं, वहाँ उन्होंने देखा होगा कि खेतों में अनेक फसलें लगी होती हैं। कहीं कहीं किसी खेत के आसपास तालाब भी होता है और तालाब में पानी भरा होता है। वहाँ बगुले जल क्रीड़ा कर रहे होते हैं। वहाँ तालाब के किनारे कुछ पत्थर जो पानी में डूबे होते हैं, वे चुपचाप पानी पी रहे होते हैं। पक्षियों का समूह तालाब में डुबकी भी लगा रहा होता है। जो प्रकृति को जानते हैं, प्रकृति को समझते हैं, वे इस दृश्य को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो सकते हैं। और जिनके अंदर कवि मन होगा, वे ऐसे दृश्य को देखकर कविता लिखने के लिए तत्पर हो सकते हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी भी ऐसे ही कवि मन हैं। इन्होंने चंद्र गहना स्थान से वापस अपने घर की ओर चले हैं। वापस लौटते समय वे किसी गांव में जाते हैं और गांव के किनारे फैले हुए खेत को देखकर खेत की ओर आकर्षित होते हैं और खेत की मेड़ पर बैठकर वे प्रकृति की सुंदरता को निहारते हैं। यहाँ कवि ने शहर को व्यापारिक नगर कहा है, जहाँ केवल व्यापार होता है, जहाँ प्रेम नहीं है, सहानुभूति नहीं है, अपनापन नहीं है। लोग केवल धन के पीछे भागते हैं, कंक्रीट के महल खड़ा कर लेते हैं और उसी में अपने आप को कैद करके रख लेते हैं। जबकि गांव में ऐसा नहीं है। गांव में प्रकृति खुली है। प्रकृति अपनी सुंदरता को चारों तरफ बिखेरी हुई है। गांव में जाकर व्यक्ति प्रकृति की गोद में अपने आप को शांत पाता है, सहज पाता है और प्रकृति में वो रम जाता है। यहाँ शहरी कवि प्रकृति की सुंदरता को देख रहा है, खेतों में उगी हुई फसलों को देख रहा है और पास में तालाब है। सारस, तोता इन पक्षियों की मधुर ध्वनि को भी सुन रहा है और प्रकृति के उस अनुपम सौंदर्य में स्वयं को भाव विभोर पाता है। तो यहाँ हम केदारनाथ अग्रवाल जी के प्रकृति प्रेम को देख रहे हैं। कविता का शीर्षक है चंद्र गहना से लौटती बेर। चंद्र गहना स्थान है जहां से कवि लौट रहा है और लौटते समय वह खेत में गया और वहां उसने प्रकृति की सुंदरता को देखा। अब हम इस कविता की व्याख्या करते हैं। देख आया चंद्र गहना। कवि कहता है कि मैंने चंद्र गहना को देख लिया। देखता हूं दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि एक खेत के मेड़ पर बैठा है और चारों तरफ प्रकृति के उस सुंदर दृश्य को देख रहा है। एक बीते के बराबर यह हरा ठगना चना। कवि खेत के मेड़ पर बैठा है। खेतों में फसलें लगी हुई हैं।
चने की फसल, अलसी की फसल और सरसों की फसलें। इन्हें देखकर कवि अनेक तरह की कल्पनाएं कर रहा है। उसका कवि मन इन फसलों को देखकर तरंगित है, उल्लसित है, प्रसन्न है और वह इन फसलों को देखकर अपने हिसाब से कल्पना कर रहा है। कवि हरे चने के खेत को देख रहा है। वहां चने के छोटे छोटे पौधे हुए हैं। उन छोटे पौधों को देखकर कवि कह रहा है कि यह हरा ठिगना चना, यह चना है, ठिगना है, अभी छोटा है। बांधे मुरैठा शीश पर, और वह अपने शीश पर मुरैठा यानी पगड़ी बांध रखा है। ये पगड़ी किसकी बनी है? तो उसके गुलाबी फूलों की पगड़ी है। यह हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, यानी चने का पौधा है और उस पर गुलाबी फूल आया हुआ है। कवि गुलाबी फूल को देखकर कह रहा है कि यह चना ठिगना है और उसने अपने सिर पर गुलाबी पगड़ी बांध रखी है और यह सजकर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, और पास में ही अलसी की फसल भी लगी हुई है। चने की फसल तो लगी है, उसके बगल में अलसी की फसल भी लगी हुई है और अलसी हठीली है, हट करने वाली है। क्यों हठीली है? देह की पतली कमर की है लचीली। उसकी जो देह है वह पतली है और कमर लचीली है। जो अलसी का पौधा होता है वह करीब 1-2 फीट का होता है, थोड़ा बड़ा सा होता है और उसके जो तने होते हैं ना वो पतले होते हैं। तो पतले तने होने के कारण वह हवा में लहराती रहती है, उसका शरीर हवा में लहराता रहता है। जबकि चना ठिगना होता है, छोटा होता है, वह ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इसलिए कवि ने चने को ठिगना कहा है। लेकिन अलसी चूंकि बड़ी होती है और उसका शरीर पतला होता है और हवा में उसके कमर यानी उसके पौधे लहराते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। तो कवि कल्पना कर रहा है कि अलसी है, इसका शरीर पतला है और कमर लचीली है और इसके सिर पर भी नीले रंग के फूल खिले हुए हैं। अलसी का फूल नीले रंग का होता है, चने का फूल गुलाबी रंग का रहता है और सरसों का फूल सबको पता है पीले रंग का होता है। तो यहाँ अलसी के सिर पर नीले रंग का फूल है। कवि कल्पना कर रहा है कि वह सबसे कहती फिर रही है, हिल हिल कर, डुल डुल कर सबसे कहती फिर रही है कि जो मुझे छू देगा, जो मुझे छुएगा उसे ही मैं अपना हृदय दान दूंगी। कह रही है जो छुएगा दूं हृदय का दान उसको, जो मुझे छू लेगा या मेरे इस नीले फूल को छू लेगा उसे ही मैं अपने हृदय का दान दूंगी, यानी मैं उसे विवाह करूंगी। यहाँ कवि चने को दूल्हे के रूप में दिखला रहा है और यहाँ अलसी को दुल्हन के रूप में दिखला रहा है। लेकिन जो अलसी है, हठीली है, वह कह रही है कि मैं उसी से विवाह करूंगी, उसे ही अपना मन दान में दूंगी जो मेरे नीले फूलों को छू लेगा या मुझे स्पर्श कर लेगा। वहां सरसों के भी खेत हैं, सरसों की भी फसल लगी है। तो कभी सरसों को देखकर कह रहा है और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, यानी यहाँ पे सरसों बड़ी हो गई है, अब उसके फूल भी खिल गए हैं। तो कभी कहते हैं कि सरसों सयानी हो गई, सयानी यानी बड़ी हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, इसने अपने हाथों को पीला कर लिया है और यह ब्याह यानी विवाह के मंडप में पधार चुकी है। यानी सरसों जो है वह बड़ी हो गई है और सरसों के बड़ी हो जाने के कारण कभी कल्पना करता है कि सरसों सयानी हो गई, विवाह के योग्य हो गई है। इसलिए इसने अपने हाथों को पीला कर लिया है। या हाथों का पीला करने यानी विवाह के लिए तत्पर हो जाना या विवाह कर लेना। तो यहाँ
सरसों ने अपने हाथों को पीला कर लिया है और यह ब्याह के मंडप में पधार चुकी है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। और कवि कल्पना कर रहा है कि यहाँ पे अलसी ब्याह के लिए तैयार हो रही है, सरसों ब्याह के लिए विवाह मंडप में पधार चुकी है, और चना भी है वह अपने गुलाबी फूलों को अपने सिर पर मुकुट के रूप में या पगड़ी के रूप में बांध रखा है। तो ऐसे समय में जब यहाँ ब्याह की बात चल रही है, विवाह का समारोह सा हो रहा है, ऐसे में फागुन महीना भी गीत गाता हुआ जैसे यहाँ पे आ गया है। यानी फागुन महीने का आना मतलब उल्लास का छा जाना, प्रकृति में आनंद छा जाना। तो यहाँ फागुन का महीना गीत गाता हुआ जैसे आ गया है, क्योंकि यहाँ इन फसलों का विवाह होना तय हुआ है। कवि कह रहा है, देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। कवि कह रहा है कि मैं देख रहा हूं यहाँ पे स्वयंवर हो रहा है, अलसी विवाह करने के लिए तैयार है, सरसों विवाह कर रही है, चना भी ठिगना होते हुए भी सिर पर मुकुट बांधकर विवाह के लिए तैयार है। तो यहाँ स्वयंवर हो रहा है और प्रकृति का जो अंचल है वो हिल रहा है, यानी प्रकृति यहाँ पे प्रसन्न है, खुश है, चारों तरफ हरियाली है। और यहाँ प्रकृति अपने इन उपादानों सरसों, अलसी और चने के इस स्वयंवर में प्रसन्न है। कवि कह रहा है, इस बीजन में यानी जहां पे कोई मनुष्य न हो, सुनसान निर्जन स्थान पर स्वयंवर हो रहा है और प्रकृति प्रसन्न है। कवि फिर शहरों को याद कर रहा है। कवि कहता है, दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। कवि कहता है कि दूर व्यापारिक नगर जहां पर प्रेम नहीं है, जहां अपनापन नहीं है, जहां लोग स्वार्थी हैं, जहां केवल धन के पीछे भागते हैं, जहां हर चीज का व्यापार होता है, उससे दूर यहाँ प्रकृति कितनी सरस है, कितनी प्रसन्न है, कितनी आनंदमयी है। कवि कह रहा है कि यहीं इसी गांव में, इसी खेत में प्रकृति के हम प्रेम को देख सकते हैं। यानी गांव में प्रेम है, गांव में आनंद है, गांव में अपनापन है, क्योंकि वहां लोग स्वार्थ के वशीभूत नहीं होते, वहां लोग धन के पीछे नहीं भागते, वहां परस्पर सद्भावना होती है, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता। इसलिए कवि कह रहा है कि शहर व्यापारिक है, जबकि यहाँ पे चारों तरफ प्रेम ही प्रेम छाया हुआ है। और पैरों के तले है एक पोखर, पोखर मतलब तालाब। कवि जहाँ बैठा है उसके पैरों के नीचे एक तालाब है। कवि उस तालाब की तरफ देखता है और वहां भी कुछ घटनाएं हो रही हैं जिन्हें देखकर कवि प्रसन्न है। उठ रही इसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। और उस तालाब में लहरें उठ रही हैं और तालाब की तलहटी में भूरी घास उगी हुई है, और लहरों के कारण वे घास भी लहरें ले रही है, घास भी लहरों के साथ हिलडुल रही हैं। तो कवि कह रहा है कि घास भी लहरियां ले रही हैं, लहरा रही हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंख को है चकमकाता। कवि देख रहा है कि तालाब के जल में सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, और सूर्य की सफेद किरणें इस तरह से पड़ रही हैं कि उन्हें देखकर कवि कल्पना कर रहा है कि जैसे चांदी का गोल खंभा जल में गाड़ दिया गया हो, जल में उसे लगा दिया गया हो। यानी सूर्य की किरणें जल में पड़ रही हैं और सूर्य की किरणें सफेद होती हैं, स्वच्छ होती हैं, और दोपहर का समय है। सूर्य की किरणें जल में इस तरह से पड़ रही हैं कि उससे चमक उत्पन्न हो रही है, और कवि को वह चांदी का गोल खंभा नजर आता है जो कवि की आंखों को चकमका रहा है, चौंधिया रहा है। कवि उस चांदी के गोल खंभे को सीधे तौर पर नहीं देख पा रहा है, उसकी आंखें चौंधिया जा रही हैं। फिर कवि देख रहा है कई पत्थर किनारे
पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। और तालाब के किनारे कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, जिनके कुछ हिस्से ऊपर हैं, कुछ हिस्से पानी में हैं। और कवि कल्पना करता है कि ये पत्थर चुपचाप पानी को पी रहे हैं, पता नहीं इनकी प्यास कब बुझेगी, क्योंकि ये वर्षों से लगातार इसी तरह पड़े हैं और पानी पिए जा रहे हैं। भला इनकी प्यास कब बुझेगी, कब ये शांत होंगे। चुप रहा बगुला डुबाए, चुप खड़ा बगुला डुबाए, टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। और पास में एक बगुला चुपचाप जल में खड़ा है, और जैसे ही वह किसी मछली को देखता है, मीन यानी मछली को देखता है, वह तुरंत अपने ध्यान को त्यागता है और उस मछली को अपनी चोंच में पकड़ लेता है। बगुला की एक आदत होती है, वह चुपचाप पानी में खड़ा रहता है। अगर कोई उसे दूर से देखे तो ऐसा लगेगा जैसे वह ध्यान कर रहा है, वह तपस्या कर रहा है। वह चुपचाप खड़ा रहता है, और जैसे उसके टांग के आसपास, टांग यानी पैरों के आसपास कोई मछली गुजरती है, वह तुरंत चोंच उस मछली की तरफ बढ़ाता है और मछली को अपनी चोंच में पकड़ लेता है और सीधे उसे निगल जाता है। यानी उसे धूर्त माना जा सकता है। इसलिए जो लोग धूर्त होते हैं, जो लोग सामने से संत दिखते हैं लेकिन अंदर से धूर्त होते हैं, अंदर से कपटी होते हैं, ऐसे लोगों को बगुला भगत कहा जाता है। अंदर से दुष्ट और बाहर से स्वयं को संत दिखलाने वाले को बगुला भगत कहा जाता है। तो कवि कह रहा है कि इस तरह से बगुला खड़ा है और किसी चंचल मछली को देखता है तो ध्यान तोड़ देता है और चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है, चोंच में पकड़ता है और गले के नीचे उस मछली को डाल देता है। यानी यहाँ प्रकृति का कितना सुंदर चित्रण हुआ है। हम सभी गांव में गए होंगे, खेतों में गए होंगे, हमने तालाब भी देखा होगा, इस तरह से बगुला को भी हमने यह सारी क्रियाएं करते हुए देखा होगा, लेकिन हमने कभी इनके विषय में नहीं सोचा। लेकिन कवि मानस केदारनाथ अग्रवाल जी इसका सुंदर वर्णन कर रहे हैं, यथार्थ वर्णन कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। वहां एक काले माथ, माथ मतलब माथा, मस्तक, काले मस्तक वाली एक चतुर चिड़िया भी है। उसके पंख श्वेत हैं यानी सफेद हैं, और वह झपाटे के साथ झपट्टा मारकर तुरंत जल में टूट पड़ती है। और एक उजली चटुल मछली और एक उजली चंचल मछली को पकड़ती है। किसमें पकड़ती है? चोंच पीली में दबाकर। इसके चोंच पीले रंग के हैं, तो चोंच पीली यानी पीली चोंच में दबाकर उस मछली को दूर उड़ती है गगन में, तुरंत दूर गगन में उड़ जाती है। कवि देख रहा है कि एक चतुर चिड़िया है जिसका मस्तक काला है, पंख सफेद है, चोंच पीले रंग के हैं। वह तुरंत पानी में झपट्टा मारती है और सफेद मछली को पकड़कर उड़ जाती है। यहाँ कवि ऐसे नेताओं के विषय में भी टिप्पणी कर रहा है जो मन से कपटी होते हैं, मन से दुष्ट स्वभाव के होते हैं, मन से स्वार्थी होते हैं, लेकिन उनका बाहरी वेशभूषा वह स्वच्छ होता है, निष्कपट होता है, भद्र दिखता है, अच्छा दिखता है, लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वे वास्तव में विश्वास के योग्य नहीं होते। तो यहाँ ऐसे दो स्वभाव वाले व्यक्तियों की तुलना की गई है, जिनका एक स्वभाव सामने का होता है और एक स्वभाव उनके अपने मन का होता है, अंदर का होता है। यानी ऐसे लोग बहुरूपीय होते हैं। तो यहाँ कवि इस चतुर चिड़िया के बहाने ऐसे बहुरूपीय, ऐसे धोखेबाज लोगों के ऊपर व्यंग कर रहा है। कवि देखता है और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। जहां पर कवि बैठा है वहां एक ऊंची भूमि है, ऊंचा स्थान है, वहां से रेल की पटरी गई हुई है। ट्रेन का टाइम नहीं, अभी ट्रेन का समय नहीं हुआ है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ। और कवि वहां स्वच्छंद है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, आजाद है, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि कहीं जाना नहीं है। जाना होता तब वह वहां अधिक समय नहीं बैठ पाता,
जाने की हड़बड़ी होती है, लेकिन जाना तो नहीं है, इसलिए वह स्वतंत्र है, आजाद है और प्रकृति की उस सुंदरता को देख सकता है, निहार सकता है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं। चंद्रगहना से कभी लौट रहा है और जहां कभी बैठा है, जिस खेत के मेड़ पर बैठा है, जहां प्रकृति की सुंदरता को निहार रहा है, उसी के पास चित्रकूट की पहाड़ियां फैली हुई हैं। और ये पहाड़ियां अनगढ़ हैं, माने बेढंगी पहाड़ियां हैं, बदसूरत पहाड़ियां हैं। और बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। और पास में बांझ भूमि है। बांझ भूमि यानी अनुर्वर भूमि, जो उपजाऊ नहीं है, जिस भूमि पर फसल नहीं उगाई जा सकती, जहां पर पौधे घास फूस नहीं हो सकते, तो ऐसी बांझ भूमि में क्या होता है, तो कांटेदार रीवा के पेड़ होते हैं। रीवा के पेड़ कांटेदार होते हैं, रूखे सूखे होते हैं, कम पत्ती वाले होते हैं। तो ऐसे कुरूप कांटेदार पेड़ बांझ भूमि पर होते हैं। तो वहां बांझ भूमि है, वहां रीवा के पेड़ हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टेंटे टेंटे। पास में सुग्गे यानी तोते का आवाज, तोते की आवाज सुनाई पड़ रही है। तोते मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं, उनकी आवाज सुनाई पड़ रही है। सुन पड़ता है यानी तोतों की आवाज सुनाई पड़ रही है, तोते मधुर आवाज में गीत गा रहे हैं और उनके जो गीत हैं वे बड़े ही मीठे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मीठा रस टपक रहा है। वनस्थली का हृदय चीरता, और इनकी जो आवाज है चारों तरफ सुनाई पड़ रही है। उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो, और पास में ही सारस का स्वर भी सुनाई पड़ रहा है। सारस के स्वर टिरटो टिरटो की आवाज होती है, तो सारस भी वहां अपनी आवाज निकाल रहे हैं, सारस भी गीत गा रहे हैं। ऐसे में सारस को गीत गाते हुए देखकर, उनकी आवाज को सुनकर कभी जग पड़ता है, उसके मन में भाव उठते हैं। क्या भाव उठते हैं? कभी सोचने लगता है कि मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगुल जोड़ी रहती है, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कह रहे हैं कि मेरा मन कर रहा है कि इन सारस के साथ मैं भी उड़ जाऊं और उड़कर वहां चला जाऊं जहां पे सारस की जोड़ी, जुगुल यानी युगल जोड़ी, जहां आपस में प्रेम कथा कह रही है, मैं भी जाऊं और चुपके चुपके इन जोड़ियों की प्रेम कथा मैं भी सुन लूं, इनकी सच्ची प्रेम कथा को जान लूं। तो यहाँ कवि प्रकृति सौंदर्य को स्पष्ट कर रहे हैं, प्रकृति के प्रेम को स्पष्ट कर रहे हैं, प्रकृति की उस सुंदरता को स्पष्ट कर रहे हैं जो शहरों में नहीं है। शहर से दूर हरियाली के बीच, खेतों के बीच प्रकृति की उस सुंदरता को कवि निहार रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और कवि मानस के द्वारा उसे सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने चंद्रगहना से लौटती हुई एक कविता के भाव को समझा, उसकी व्याख्या समझी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कविता को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना।